हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। और ये डेफिनेट सक्सेस पाठशाला का जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए लेकर आता है 100% फ्री एजुकेशन, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है हमारे क्लास 10th के लिए। क्लास 10th की जो कोर्स ए है, याद रखिए 10th में हमारे 2 कोर्सेज चलते हैं। हर वीडियो में इस चीज़ को बताती हूँ मैं, ताकि आप कोई भी वीडियो देखें कंफ्यूज नहीं हो। तो क्लास 10th में हमारे 2 कोर्सेज चलते हैं, कोर्स ए और बी। तो अभी हम करा रहे हैं कोर्स ए, और जिसमें हमारी बुक चलती है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। ठीक है, अगर आपके पास स्पर्श और संचयन यानी कि स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2 पुस्तक है तो उसका मतलब आप कोर्स बी पढ़ते हैं। तो ये आपकी अलग सिलेबस है, इनमें सारे टॉपिक्स अलग होते हैं, बुक्स अलग होती हैं, बिल्कुल अलग है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने अभी जो किया है शुरू, वो कोर्स ए है। कोर्स ए में हम अपनी पहली पुस्तक जो क्षितिज भाग 2 है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट करना इन सेंस मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने शुरू करी है अपनी दूसरी हिंदी की पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 2। अब कृतिका भाग 2 जो हमारी पुस्तक है, इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं, सिर्फ 3 अध्याय दिए गए हैं। इन 3 अध्यायों में हमने पहला अध्याय अपना कंप्लीट कर लिया, जो था माता का अंचल। ठीक है, इसे कंप्लीट किया। अब माता का अंचल कंप्लीट करने के बाद हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो है साना साना हाथ जोड़ी। ये एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। यात्रा वृत्तांत का तात्पर्य क्या होता है, किस विधि में होता है? देखिए, यात्रा वृत्तांत में क्या होता है, जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं, आप सभी घूमने जाते हो, हम भी घूमने जाते हैं, आप भी घूमने जाते हो। तो हम अगर जब कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो घूमते वक्त क्या होता है कि हम फर्स्ट डे यहाँ गए तो सेकंड डे यहाँ गए, हमने ये चीज़ देखी, हम उससे मिले, हमें ये चीज़ ज़्यादा प्रभावित करी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी को हम डे बाय डे लिखते हैं, तो ये हमारा बन जाता है यात्रा वृत्तांत। इसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है मधु कांकरिया जी ने, जो सिक्किम की यात्रा कर रही हैं। कहाँ कर रही हैं? सिक्किम की यात्रा। तो ये सिक्किम की यात्रा में वो गैंगटोक गई, उसके आगे बहुत सारी जगह गई। वो सारी जगहों के बारे में इन्होंने इस पूरे चैप्टर में हमें बताया। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें बहुत सारे फिगर्स हैं, यानी कि ऊंचाई है, दूरी है, जगहों के नाम हैं, ये सब कुछ याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन इससे एमसीक्यूज तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इस बुक से आपके पास एमसीक्यूज आते ही नहीं हैं, लेकिन आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उसी में ही आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है। इसलिए उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहना। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जो हम करने के लिए जा रहे हैं, हमारा जैसे आदत है कि हम पहले चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर के जो भी लेखक या लेखिका हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो हम यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे हैं, साना साना हाथ जोड़ी, इस चैप्टर को लिखा है हमारे सामने मधुर कांकरिया जी ने। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम लेखिका के बारे में जानेंगे, यानी कि मधु कांकरिया जी का हम परिचय देखने वाले हैं इस पूरे उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957, ठीक है, यानी कि 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने जैसे बताया कि एमसीक्यू नहीं आते, तो आप बोलोगे कि मैम लेखिका परिचय क्यों पढ़ा रहे हैं? कभी कभी क्या होता है, लेखिका के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो जब पूछा जाएगा तो पहले पता होना ज़रूरी है, इसीलिए आपको ये चीज़ कराई जा रही है। अभी कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं ऐसे कराऊंगी जिसमें हम लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने सबसे पहले क्या, कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए यानी कि इकोनॉमिक्स में एमए किया। फिर इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ता खोर, एक उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु कहानी संग्रह हैं। ठीक है, फिर आते हैं, उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। अब ये चीज़ कहने का तात्पर्य क्या है कि वो जिन यात्राओं पे जाती थी उन यात्राओं का वर्णन वो करती थी, लेकिन उनमें
कितनी तरीके की फीलिंग्स इनके अंदर आती थी, बहुत सारी चीज़ों को वो फील करती थी। तो ये सारी फीलिंग्स भी उन्होंने बखूबी निकाल के रखी हैं। मधु कांकारियों की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती थी। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, यानी अपसंस्कृति का मतलब होता है हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से हम मोड़ तोड़ रहे हैं। महानगर की घुटन, असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे। वो विषय जो मोस्टली लोग नहीं देखते हैं, उन चीज़ों, जैसे बड़े बड़े शहरों में हम रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में हम मशीन की तरह, घड़ियों की तरह उठते हैं, जागते हैं, अपना काम करते हैं, सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब इस मशीनी ज़िंदगी को जीते हैं तो एक घुटन हमारे अंदर बैठ जाती है। उस घुटन के बारे में उन्होंने लिखा। बच्चों में किस तरीके से नशे की लत बढ़ रही है। नशा यानी कि सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, बहुत तरीके के एडिक्शंस आजकल आ चुके हैं, वो एडिक्शंस उनको लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसके अलावा जो है, जो रेड लाइट्स एरिया होते हैं, उनकी वहाँ के लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी उन्होंने बखूबी लिखा हुआ है। तो ये हमारी लेखिका रही मधु कांकरिया। ये पाठ, अब यहाँ पर क्या है, ये पाठ का सारांश हमारा शुरू हो रहा है। ये पाठ मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक यात्रा का वर्णन है जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। तो देखिए, हमारी लेखिका ने जो सिक्किम की यात्रा शुरू करी गैंगटॉक से, आप सभी को पता है राजधानी है गैंगटॉक, वहाँ से उन्होंने हिमालय की तरफ वो बढ़ी। तो यहाँ हिमालय की तरफ जब वो बढ़ रही थी तो उनकी एक बहुत तीव्र इच्छा ये थी कि वो बर्फ़ को देखेंगी। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जिन जगहों पे उन्हें बर्फ़ मिलने की उम्मीद थी, उन्हें बर्फ़ नहीं मिलती है। ये भी चीज़ यहाँ पर एक बखूबी तौर पर दिखाया गया है, जिसमें पर्यावरण के बदलाव को लेकर इंडिकेशन दिया गया। क्या कह रही हैं, हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, शहरों में बस दौड़ते रहते हैं। आप घर में भी आप लोग देखते होंगे, मम्मी पापा सब चीज़ें, हर एक चीज़ घड़ी के साथ दौड़ती है। हमारी अपनी लाइफ कुछ नहीं है, एक रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है। सुबह उठना है, समय से सारा काम करना है, समय पे पहुंचना है, समय पे खाना बनाना है, समय पे हर चीज़ करनी, मतलब बस एक जो है बस भागने वाली जो ज़िंदगी है वो जी जा रही है। ख़ास तौर से शहरों की ज़िंदगी ऐसी होती है। तो जब हम ऐसी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो हम कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं जहाँ पर हमारे पास घड़ी की बाउंडेशन ना हो। तो उसी घड़ी की बाउंडेशन से निकलने के लिए लेखिका ने इस यात्रा को किया, जो उन्होंने हिमालय को चुना, जहाँ पर वो सिक्किम की यात्रा कर रही थी, और बहुत ही बखूबी इन्होंने सारी चीज़ों को बताया है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती है क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। आप मानेंगे, आप सभी ये जानते हैं कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। जब बना तो बड़े सब लोग यहाँ के बहुत खुश हुए भारत में मिलकर, और आज भी बहुत वो खुश हैं। तो गैंगटॉक जो है वो बहुत ही मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, हम सिर्फ सिक्किम को ही नहीं, हम सभी जगह जो पहाड़ी क्षेत्र हैं ख़ास तौर से, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर रहना आसान नहीं होता। जो सुविधाएं हमें आज अपने घर बैठे मिलती है, पहाड़ी इलाकों में ये सारी सुविधाएं बहुत मेहनत करके इकट्ठा की जाती, और उस पर भी इन जगहों पर आने जाने के रास्ते बनाना, इन्हें खूबसूरत बनाना, पर्यटन को बढ़ावा देना और ज़्यादा मेहनती काम हो जाता है। तो जिन किसी पहाड़ी क्षेत्रों में भी आप डेवलपमेंट करोगे तो वहाँ के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि भाई मजदूर कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई दूसरी जगह से पहुंचेंगे। भाई सरकार स्कीम्स चला देती है, सरकार बता देती है कि भाई हाँ यहाँ से यहाँ तक डेवलपमेंट होना है, तो उनके लिए जो कोई भी मजदूर लगते हैं, कारीगर लगते हैं, वो उसी क्षेत्र के होते हैं जिस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा होता है। वही चीज़ इन्होंने बताया कि सिक्किम को और पूरे सिक्किम को जो इतना खूबसूरत बनाया, एक तो पहले प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत जगह है, उस पर भी जो इतना आजकल काम हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें यहाँ के लोगों का बहुत बड़ी भागीदारी है। इसीलिए इन्हें मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है।
वहां तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है। हम देखिए क्या है ना, शहरों में अगर हम आसमान देखना चाहें तो शायद हमें खुला आसमान नहीं दिखता, कारण है आसपास की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लेकिन वहां पर उन्होंने पूरा खुला आसमान देखा जिस पर तारे दिखाई दे रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था जहां पर उन्होंने बहुत सुकून भी महसूस किया, जिसमें वह खो जाती हैं। वो नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो गाती है। अब ये जो दिया है ना, साना साना हाथ जोड़ी, ये एक नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना है जिसे लेखिका ने इस पाठ का शीर्षक ही दे दिया है। और इस प्रार्थना का नाम है मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित। ये इस पूरे नेपाली गाने का जो है मतलब है। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती हैं। अब क्या होता है, वो जहां रुकी थी वहां से बताया जा रहा था कि सुबह मौसम साफ रहेगा तो आपको कंचनजंगा की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देंगी। वो सुबह जैसे ही आंख खुली वो दौड़ती हुई अपनी जो रूम की बालकनी है वहां तक गई कि वहां से उन्हें वो पर्वत श्रृंखला दिखेगी। लेकिन अफसोस उस दिन मौसम साफ नहीं था, बादल थे, इसलिए जो है वो पर्वत श्रृंखला, कंचनजंगा की पर्वत श्रृंखला इनको नहीं दिखी। लेकिन उन्हें अपनी बालकनी से बाहर जो है मैदानों में फैले बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों से भरी वादियां जरूर दिखी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यूथोंग देखने अपनी सह यात्री मणि और गाइड जितेन नार्गे के साथ रवाना होती हैं। अब देखिए ये जहां पर रुकी थी वहां से 149 गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर इन्हें यूथोंग। अब थोड़ा दिमाग आप ये चीज़ आप अपने माइंड में बनाकर रखना, क्या है ये सिक्किम की यात्रा कर रही है, लेकिन ये यात्रा इन्होंने गैंगटॉक से शुरू करी है, ठीक है, जिसे गंतोक भी कहा गया है। गैंगटॉक नाम है, गंतोक कहते हैं, सब एक ही नाम है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तो ये गैंगटॉक से 149 किलोमीटर इनको यूथोन जाना था, ठीक है। पहले दिन उन्होंने जो यात्रा शुरू करी इस जिसमें ये अपनी सहयात्री मणि और अपने गाइड कम ड्राइवर जितेन नार्गे के साथ ये यात्रा शुरू कर रही थी। याद रखिएगा वो ड्राइवर भी है प्लस वो एक गाइड भी है। अभी बहुत सारी चीजें वो लेखिका को आगे चल के बताएंगे भी। गैंगटॉक से यूथोंग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं। अब जब वो गैंगटॉक से यूथोंग के लिए निकलती हैं तो उन्हें रास्ते में बहुत सारी सफ़ेद पताकाएं मतलब झंडियाँ। अब इनको आप ऐसे समझ लो कि जो है एक तरीके से पट्टियाँ होती हैं और उसमें जो है ना ऐसे ऐसे करके जो है झंडियाँ लटकी होती, वो भी सफ़ेद थी, ध्यान रखना, जिन्हें श्वेत पताकाएं कहा गया है। में सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी, ठीक है, बौद्ध पताकाएं जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे थे। समझ में आया? आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म बहुत ही प्रचलित धर्म है और इस पे जो है बहुत सारे लोगों की मान्यताएं भी हैं, बहुत पीसफुल धर्म है। तो इसी के बारे में इस पूरे पार्ट में काफ़ी कुछ बताया गया है। सिक्किम में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित ये धर्म है। वहाँ पर उन्होंने बताया कि जब वो निकली तो बहुत सारी बौद्ध पताकाएं इनको दिखी सफ़ेद रंग के, जिस पे जो है बहुत सारे मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। अब जो है जितेंद्र, उनके जो गाइड कौन है, उनके जितेंद्र नार्गे, तो जब ये लेखिका वहाँ से निकली तो उन्होंने ये बौद्ध पताकाएं उन्हें बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने नार्गे जी से यानी कि जितेंद्र से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब किसी बौद्ध मतावलंबी यानी कि किसी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो जाती है, मत के ऊपर जो आधारित बौद्ध भिक्षुक होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पे 108 सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन सफ़ेद पताकाओं को फिर कभी उतारा नहीं जाता, ये मौसम की मार से अपने आप फटकर हट जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। ये नहीं कि भाई कुछ दिन 108 पताकाएं फहराई फिर इन्हें आप उतार दो,
ऐसा नहीं होता, इनको उतारा नहीं जाता, ये खुद ब खुद नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। तो सफेद पताकाएं कब फहराई जाती हैं? जब किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं। लेकिन वहीं पर उन्होंने कुछ रंगीन पताकाएं भी देखी। तो जितेंद्र ने बताया कि जब हम कोई नया अच्छा काम करने जा रहे होते हैं या कोई शुभ काम होता है हमारे घर में, तब जो है ये रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। जितेंद्र ने बताया कि कवि लॉन्गस्टॉन्ग नामक एक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब वो जब वहां से आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पड़ती है जिसे कवि लॉन्गस्टॉन्ग कहते हैं, जहां पर मशहूर फिल्म, देवानंद की मशहूर फिल्म गाइड की शूटिंग की गई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। तो अब क्या हुआ, आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में भी वो बताया गया है। सिलेंड्रिकल जो है इस तरीके से होता है, गोल होता है, उसको ऐसे ऐसे करके घुमाते, बहुत सारे व्हील्स ऐसे लाइन में लगे होते हैं। मैंने भी कई मूवीज़ में देखा, मैंने एक्चुअल अपनी लाइफ में भी उसे नहीं देखा है, उसे मूवी में ही देखा है। हो सकता है आप लोग अगर कभी जो है सिक्किम या लेह लद्दाख साइड जाओगे तो ये जहाँ पर बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित है, वहाँ पर जैसे आप थाईलैंड वगैरह साइड भी जाओ तो वहाँ पर भी, इंडोनेशिया में, इन सभी जगह जहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत प्रचलन है, वहाँ पर ये सारे प्रेयर व्हील्स आपको बहुत ही देखने को मिलेंगे। ऐसे करके सिलिंड्रिकल लगे होते हैं और उनको ऐसे से घुमाइए तो उन्हें प्रेयर व्हील कहते हैं। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो आप अगर इसे ऐसे करके घुमाते हो तो हमारे जितने भी पाप हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, अब भाई गैंगटॉक से वो हिमालय की यात्रा कर रहे तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे। वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी, क्योंकि देखिए जब तलहटी एरिया होता है, जहाँ नीचे एरिया जो होता है, वहाँ पर रिहायशी इलाके ज़्यादा होते हैं, लेकिन हिमालय अपने आप में बहुत ही बीहड़ इलाका है। बीहड़ इलाका मैं इसलिए कह रही हूँ, एक्सट्रीम ठंड है, हरियाली बहुत जगहों पर गायब है, हरियाली नहीं, कहीं कहीं पे तो आपको हरियाली बहुत अच्छी मिलेगी, बर्फ़ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ सूखे पहाड़ भी हैं हिमालय के, तो उस तरीके से भी होता है। तो मतलब ज़्यादातर ऊपर की तरफ रिहाइशें बहुत कम होती हैं, बहुत दूर दूर गांव होते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगी वैसे लोग, बस्तियां, घर, ये सब धीरे धीरे दिखना कम होने लगे। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। अब क्या होता है, जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो हम घाटियां मतलब अब ये पहाड़ है तो ये नीचे वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, घाटी कहलाता है। तो अब चूंकि धुंध होती है, नीचे सब आपको तलहटी आसानी से साफ नहीं दिखाई देगी। उन्हें हिमालय पल परिवर्तित होता महसूस हुआ, वो विशाल लगने लगा। अब क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोग जब नीचे एरिया से हिमालय देखते हैं तो हमें एक पहाड़ दिखता है, लेकिन हिमालय क्या है, वो पूरी रेंज है ना, पर्वत श्रृंखलाएं हैं बहुत सारी अलग अलग। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा रास्ता जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, हम पहाड़ों के बीच घुसते हैं। तो अभी तक हमें जहाँ वो एक पहाड़ दिखाई दे रहा था, अब धीरे धीरे ये पहाड़ बड़े बड़े और बड़े दिखाई देने लगेंगे, तरह तरह के पहाड़ दिखाई देने लगते हैं। हर पल कभी हरियाली दिखती है, कभी जो है वो सिर्फ पत्थर का पहाड़ दिखेगा, कभी सिर्फ मिट्टी का पहाड़ दिखेगा। तो मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सामने के परिदृश्य चेंज होने लगते हैं। कभी एकदम खुला आसमान आ जाएगा तो फिर एकदम घने घने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो पूरा पूरा परिदृश्य बदल रहा था। सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है। वहीं पर जो है एक वाटरफॉल है, बहुत फेमस वाटरफॉल है, जिसका नाम है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। वहाँ पर नार्गे जी जो है वो अपनी जीप रोकते हैं। सभी लोग वहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। तो उनके साथ और भी जो लोग थे वो सभी जो हैं वहाँ की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। झरने का पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को बहाकर ले जा रहा है। अब क्या कह रहे, सेवन सिस्टर वाटरफॉल के पास जहाँ पे झरने का पानी था, लेखिका वहीं पर बैठ गई जाके, और वो पानी इतना स्वच्छ, इतना साफ था
कि लेखिका उसमें बैठी जो है वो सिर्फ ये महसूस कर रही थी कि उनके अंदर की जितनी बुराइयां हैं, जितनी दर्द हैं, जितनी तकलीफ़ हैं, जितनी निराशाएं हैं, उन सभी को ये पानी अपने साथ बहाकर लेता हुआ जा रहा है। तो जैसे हमने बताया ना कि लेखिका के मन की जितनी भी क्या कहेंगे एक कसक जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके अंदर से बहकर जा रही थी। तो ये चीज़ लेखिका ने पहले भी हमने यहाँ पर पढ़ा कि उनके लेखन में संवेदनाएं बहुत भरी हुई हैं, कि उन्होंने अपने विचारों को, संवेदनाओं को बखूबी व्यक्त किया है। तो यहीं पर वही चीज़ उन्होंने व्यक्त करी कि उस प्राकृतिक परिदृश्य के साथ उन्होंने अपने आप को ऐसा जोड़ लिया कि वो अपने अंदर की सारी जितनी भी अपशिष्ट चीज़ें थी उनको उन्होंने वहाँ पर त्याग दिया। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा है। क्योंकि हम लोग जब एक सीध में चलते हैं, खास तौर से हम लोग जो लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, प्लेन सरफेस में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे लिए परिदृश्य इतनी जल्दी नहीं बदलते। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वो परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदलते हैं। तो वो चीज़ें आप कभी, अब इसको आप कैसे पता कर सकते हो, कैसे आप कभी भी पहाड़ी क्षेत्रों का पे निकलो, पहाड़ी क्षेत्रों में कभी यात्रा करो, तो आप देखना हर एक चीज़ इतनी तेज़ी से बदलती है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। थिंक ग्रीन यानी कि हरा, सोचो, हर जगह ये बोर्ड लगे होते हैं आजकल। पास रुकी, वहाँ सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने, नीचे पूरे वेग से बह रही तिस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। तो समझ में आया, वो थिंक ग्रीन जो एरिया था जहाँ जिस पे लिखा था, वहाँ जब वो पहुँची तो सारे परिदृश्य जो अभी पल पल बदल रहे थे, वो सारे परिदृश्य एक साथ उनके सामने थे। पहाड़ थी, नदी थी, झरने थे, धुंध थी, सब कुछ मतलब एक साथ जो अभी तक रह रह कर चीजें बदल रही थी, वो एक साथ उनके सामने आ चुका था। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। अब जब उन्होंने आगे बढ़ी देखी तो टोकरियां, पहाड़ी क्षेत्र जो औरतें होती हैं, जो टोकरियां हैं, उन टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। अभी तक वो उस पूरे जो लेखिका हमारी क्या थी, उस पूरे प्राकृतिक दृश्य का इतना बखूबी मजा ले रही थी कि उसमें खोई हुई थी, पूरी तरीके से उसमें खोई हुई थी। लेकिन एकदम कहते हैं ना कि हमें नींद से कोई ऐसे झंझोर के जगा दे, एकदम से हम सो रहे हों और एकदम से हमें कोई हिला के बढ़िया से जगा दे, वही चीज़ यहाँ लेखिका के साथ हुई। लेखिका इन प्राकृतिक दृश्यों में इतनी उलझी हुई थी कि जब उन्होंने देखा एकदम रुई की गोले जैसी औरतें, आप देखते हो ना पहाड़ी क्षेत्रों में औरतें कितनी मतलब एकदम सफ़ेद सफ़ेद होती है उनका रंग, और एकदम लाल लाल एकदम गोल मटोल सी औरतें होती हैं, वैसी औरतें थीं। पीठ पर टोकरी थी, उनमें बच्चे थे, और वो सभी क्या काम कर रही थी, रास्तों को तोड़ना। ऐसा काम, रास्तों को चौड़ा करना, पत्थर तोड़ना कि जहाँ पर एक ज़रा सी भूल जो है वो मौत का कारण बन जाती है। इतनी खूबसूरत जगह पर इस तरीके से उन्होंने जब इतनी प्यारी प्यारी औरतों को ऐसा काम करते देखा, तो जैसे उन्हें नींद से किसी ने जगा दिया कि लोग भूख को, गरीबी को मिटाने के लिए किस हद तक जोखिम भरे कामों को करते हैं। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही। जैसे मैंने बताया ना कि भाई वहाँ पर वो औरतें काम कर रही थी, तो वो क्या काम कर रही थी, हम जिन रास्तों से गुजरते हैं, हम लोग पहाड़ों का आनंद बहुत मज़े से लेते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है ये रास्ते कैसे बने? इन रास्तों को ऐसे ही लोगों ने, वहाँ के रहने वाले लोगों ने ही बनाए हैं। तो वो कितने मुश्किल काम हैं, वो काम उन लोगों ने किए हैं। तो इन पहाड़ियों ने ही वहां पर क्या कर रही थी, रास्ते को चौड़ा कर रही थी। कई बार काम करते समय किसी ना किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। उन्होंने बताया कि भाई ये काम इतना मुश्किल होता है कि जरा सी भी नजर हटने से क्या होता है, गलती होने से मौत भी हो जाती है।
क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब अगर मान लीजिए डायनामाइट होगा तो पत्थर सिर्फ जिस जगह डायनामाइट लगाया उसी जगह तो नहीं होता, उसके बहुत सारे टुकड़े इधर उधर बिखरते हैं, तो इस तरीके से वो बिखर जाते थे। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट सकता है। यानी कि जिस समय डायनामाइट को ब्लास्ट किया जा रहा है, अगर उस समय जरा सी भी असावधानी बरती गई तो क्या होता है, जो किसी को लग सकता है, पहाड़ गिर सकता है, कईयों की मौत हो सकती है। कभी कभी क्या होता है ना कि डायनामाइट लगा के पत्थर उड़ा तो गया, लेकिन कभी कभी चट्टानें ढीली हो जाती हैं और जब इन पर काम होता है तो भी भूस्खलन के ज़रिए ये पहाड़ियाँ गिर जाती हैं। ऐसा बहुत जगह हुआ है। तो मतलब कह रहे हैं ना, हम पहाड़ों पर जो काम करते हैं वो अपनी जान हथेली पे लेकर ये सारे काम करते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। हम लोग जैसे अपने आसपास, हम लोग अपना जीवन, हम लोग अपने बारे में सोचते हैं कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। जब हम किसी गरीब को देखते हैं अपने आसपास, कहते हैं अरे बाप रे, इसका जीवन कितना मुश्किल है। सभी जगह अपने जीवन को लेकर कहा, जो कहते हैं ना, जद्दोजहद हर जगह है, हर लेवल पे। हम कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि 2 दिन का बच्चा होता है उसे कोई संघर्ष नहीं होता, तो ये कहना भी गलत है। 2 दिन के बच्चे के पास भी अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। वो उसने अब एक नए माहौल में कदम रखा है, अभी तक अपनी माँ के पेट में था। अब जब वो उस नए माहौल में कदम रखता है तो उस माहौल के साथ उसे एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है, उसे भूख लगी है, उसे कोई तकलीफ़ है, जो चीज़ें हैं वो बातें अपनी माँ तक कन्वे करना उसके लिए एक जद्दोजहद होती, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं। तो मतलब हर उम्र का इंसान, हर परिस्थितियों में रहने वाला इंसान अपनी अपनी तरह से जो है वो संघर्ष करता ही रहता है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे दिखे मिलते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। तो इन्होंने बताया जब आगे जीप बढ़ी, जहाँ पर औरतें काम कर रही थी उसके बाद जीप आगे बढ़ी, तो फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे पहाड़ी स्कूल से आते थे, ड्रेस में बच्चे हैं, तो पहाड़ी बच्चे जो है वो स्कूल से लौट रहे हैं। तो जितेन ने बताया कि ये सभी बच्चे 3-4 किलोमीटर का सफ़र करके डेली स्कूल जाते हैं और आते हैं। तो लेखक ने पूछा ऐसा क्योंकि भाई देखिए, जब पहाड़ी जगहें होती हैं तो रिहायशी बहुत दूर दूर जो है वो गांव होते हैं। अब हर गांव में स्कूल होना पॉसिबल नहीं है, तो 4-5 गांवों के बीच एक स्कूल होता है। अब उस एक स्कूल में आसपास के जितने गांव के लोग बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आएंगे, जिसके लिए उन्हें 3-4 किलोमीटर कम से कम रास्ता तो तय करना ही पड़ता है हर हाल में। तो अब ये जो रास्ता भी, ये भी रास्ता नहीं कि सीधे सीधे चल रहे हो, अब ये रास्ता भी पहाड़ी होता है, उतार चढ़ाव, ये वो नदी नाले पार करते बढ़ते इनको स्कूल जाना पड़ता है। अब ये बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, अब पढ़ाई करने के बाद ये बच्चे जब घर आते हैं तो घर के कामों में माँ की मदद करते हैं। अब घर के काम, ये खाना बनाना, ये और ये घर की साफ सफाई नहीं है। अब देखिए क्या होता है, कोई भी गांव जो बसा होगा वो अगर तलहटी में कोई नदी बह रही है तो उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, एकदम तलहटी के पास जो है कोई गांव नहीं बढ़ता, क्योंकि कोई भी नदी है, जो नदी बह रही है बरसात के समय में वो भयंकर हो जाती है। तो नदी के आसपास जो है वो कोई किसी भी तरह के गांव नहीं बसाए जाते। नदी अगर नीचे तलहटी में बह रही है तो उससे काफ़ी ऊपर एरिया में जो है घर या गांव बसते हैं। अब क्या है, अगर पानी भी उन्हें चाहिए तो उन्हें नीचे जाकर पानी लाना पड़ेगा, नीचे जाना, पानी भर के लेके आना, सबसे बड़ा एक काम वो। फिर उसके बाद ईंधन को इकट्ठा करना, यानी कि लकड़ियाँ। अब वहाँ पर कोई गैस वैस नहीं चलता है, ठीक है, वहाँ पर चूल्हे जलते हैं, तो उनके लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना। फिर इनके घर में बहुत सारे मवेशी होते हैं, उनको ले जाकर बाहर चराना वगैरह। तो ये सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे अपनी माँओं की हेल्प करते हैं, ठीक है। लकड़ी जमा करना, पानी लाना और घर के जितने भी ढोर डंगर हैं उनको चराने के लिए लेकर जाना। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है, सही बात है। पहाड़ियों का जीवन, जो हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं उनसे ज़्यादा टफ होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। अब धीरे धीरे जीप क्या है वो ऊंचाई की तरफ बढ़ रही थी।
अब ऊंचाई की तरफ बढ़ रही थी, रास्ते संकरे हो रहे थे, खतरे बढ़ रहे थे, रास्ता तंग होता जा रहा था, सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं की चेतावनियां के बोर्ड लगे थे, जगह जगह जो है बोर्ड लगे थे, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखे हुए थे धीरे गाड़ी चलाए को लेकर। शाम के समय जीप चाय बागानों से गुजर रही थी। अब शाम को हो गई, ठीक है भाई, पूरा दिन वो लोग सफर कर रहे थे। शाम के समय चाय के बागानों, सिक्किम चाय के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। उन चाय के बागानों के बीच से जब ये जीप गुजरती है, बागानों में कुछ युवतियां सिक्कमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, चारों ओर इंद्रधनुषीय रंग छटा बिखेर रही थी। अब जो है ना, जब वो लोग वहाँ से चले तो भाई अब इमेजिन कीजिए, ये तो हम लोगों ने पिक्चर्स कहाँ देखी हैं, एकदम किसी भी मूवी में या उसमें देखिए, चाय के बागान है, सिक्कमी औरतें जो हैं वो पीठ पर डलिया बांधती हैं बांस की, और वो पत्तियाँ तोड़ तोड़ के ऐसे ऐसे करके डालती जाती है, ऐसे तोड़ती जाती है, ऐसे डालती जाती है ना, और साथ ही साथ पूरी सिक्कमी परिधान पहने होती हैं, कभी कभी तो सिक्कमी उसमें गाने भी गा रही होती हैं। तो वो परिदृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। यूथांग पहुंचने से पहले, अब देखिए गैंगटॉक से यूथांग के बीच ये सारे परिदृश्य उनको दिख गए, जो करीबन 149 किलोमीटर था। तो यूथांग पहुंचने से पहले वो लायुंग रुके, ठीक है, अभी यूथांग नहीं पहुंचे 150 किलोमीटर जो था, अब उससे पहले वो कहाँ पर रुके, लायुंग। लायुंग में लकड़ी के बने छोटे छोटे घर थे। अब चूंकि रात हो गई थी, रात में पहाड़ी क्षेत्रों में सफर करना आसान नहीं होता है, तो फिर ये लायुंग में रुके, जहां पर ये कहां पर रुके, लकड़ी के छोटे छोटे घरों पर ये लोग रुके। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। अब चूंकि क्या था कि उनके पास नदी बह रही थी, तिस्ता नदी में, जैसे अब नदी के आसपास जो पत्थर होते हैं, पूरा दिन ट्रैवल किया, सब कुछ किया, तो अब जो है उस नदी के किनारे उन पत्थरों पर वो बैठ जाती हैं। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। अब जैसे वहाँ के बहुत सारे लोग जो है ना ट्रेडिशनल तरीके से गाना नाचना ये सारे काम करते हैं, तो वो लोग भी ऐसे हुआ। अब जितेन हमारे वहाँ के स्थानीय थे, तो उन्होंने क्या देखा कि सब वहाँ पर जहाँ पर लायुंग में ये लोग रुके थे, वहाँ पे स्थानीय नाच गाना शुरू हुआ, तो जितेन भी उनके साथ शामिल हो गए। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत ही सुंदर नृत्य किया। तो जो उनकी सहयात्री थी ना मणि, भाई उनके साथ बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे, कई सारे ट्रुप टाइप का जो होते हैं ना, मतलब एक जीप में 4-5 लोग आ जाते हैं, तो उसी तरीके से था। तो उनकी एक सहयात्री मणि के साथ उनकी जो दोस्ती हुई थी, वो उसने बहुत अच्छा डांस किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। ये सारी चीज़ें वहाँ उगती थी, यही उनकी जीविका का साधन था। लेखिका को यहाँ बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहाँ बर्फ कहीं नहीं थी। अब जैसे मैंने बताया कि लेखिका जो ये यात्रा कर रही थी, इसमें इनकी बहुत तीव्र इच्छा थी बर्फ देखने की। तो अब ये बर्फ देखने के लिए वो चली। अब उनको ये लग रहा था कि लायुंग में इनको बर्फ मिलेगी, लेकिन इनको वहाँ पर बर्फ नहीं मिली। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। अब ये चीज़ पूछी गई, भाई लायुंग में तो भाई स्नोफॉल होता था, लेकिन ये पता चला कि पोल्यूशन के कारण जो है अब ये स्नोफॉल नहीं होता। देखिए ये एक एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ। मैं भी स्नोफॉल देखने के लिए गई, जगह थी पटनी टॉप। तो हम लोग शायद फरवरी में गए थे, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। तो हम फरवरी में गए थे। अब फरवरी में ये हुआ कि हम लोग को ये पूरी उम्मीद थी कि उस जगह पे हमें बर्फ़ मिलेगी, लेकिन जब हम वहाँ होटल पहुँचे तो पता चला कि भाई इस समय पर पिछले साल तो खूब अच्छी खासी बर्फ़ थी, लेकिन अब की बर्फ़ नहीं पड़ी। तो उन्होंने बताया कि ये काफ़ी हद तक जो है पोल्यूशन का असर है। ऐसा होता है कि कई बार अब जैसे मार्च तक जो है यहाँ पर बर्फ़ रहती थी, लेकिन अब जो है जनवरी में ही बर्फ़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस साल हमने फिर देखा न्यूज़ में कि वहाँ पर खूब सारी बर्फ़ थी। तो एक तरीके से होता है, किसी साल जो है भाई वेदर कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि बर्फ़ पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है। तो यही उम्मीद के साथ हमारी लेखिका जो है लायुंग पहुंची कि उनको बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन उन्हें वहाँ मिली नहीं। तो फिर जब वहाँ के स्थानीय युवक से पूछा गया तो उसने बताया कि भाई यहाँ पहले बर्फ़बारी होती थी, लेकिन अब नहीं होती। इसका बहुत सारा कारण जो है पोल्यूशन है। भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन के कारण आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है जो धरती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो बर्फ़ अब जो है उतना सस्टेन नहीं कर पाती, पड़ती भी है तब उतनी ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाती है।
अब उसने बताया कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। उससे आगे एक और एरिया था, कौन सा, कटाव, जहां उन्हें उम्मीद थी कि बर्फ मिलेगी। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत जगह है, इसलिए उसको भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। मणि, जिसने स्विट्जरलैंड घूमा हुआ था, ने कहा यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। जब ये सब कटाव पहुंचे तो जब देखा उन्होंने, तो मणि जो स्विट्जरलैंड घूम के आ चुकी थी, तो उन्होंने ये बताया कि ये बात सही है, कटाव स्विट्जरलैंड से भी कहीं ज़्यादा सुंदर जगह है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसीलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया, इसीलिए जो है ये प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। देखिए इसका कारण ये है कि जहाँ कहीं भी उसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप ओपन हो जाती हैं, होटल्स खुल जाते हैं, वहाँ पे लोगों का आना जाना बढ़ जाता है, और जिस जगह पर मनुष्यों का आना जाना बढ़ेगा वहाँ पर कचरा होगा, पोल्यूशंस होंगे, जिसकी वजह से वो अपनी प्राकृतिक छटा बदल जाती है। ठीक है, तो जो एक चीज़ अपने नेचुरल हैबिटेट में रहती है वो चीज़ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है जहाँ कहीं भी मनुष्य पहुँच जाता है। तो इसीलिए कटाव अभी टूरिस्ट प्लेस नहीं बना था, इसलिए वो अपनी पूरी प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए था और बहुत खूबसूरत था। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था। अब जहां पर वो लोग रात में रुके थे वो था लायुंग। लायुंग से ये लोग कटाव का सफर 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जितेंद्र अंदाजे से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। अब सभी लोग बर्फ देखने के लिए उत्सुक थे। रास्ते बहुत दुर्गम थे क्योंकि वो अभी टूरिस्ट प्लेस नहीं बना था, तो वहां आने जाने का रास्ता भी इतना सुगम नहीं था। तो जितेंद्र भी बहुत संभल के जो है वो गाड़ी चला रहे थे, और जब तक ये लोग पहुंचे वहां तब तक हल्की हल्की जो है वो बर्फबारी भी होने लगी थी। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। इतना खूबसूरत जगह थी कि मतलब वो चाहती थी कि वो जगह उनके अंदर समा जाए। कहते ना, हमें कोई चीज़ जगह खूबसूरत लगती है तो उस जगह पर हम बहुत समय तक अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो यही लेखिका के साथ हुआ। लेखिका भी उस जगह पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी और चाहती थी, हम जानते थे हम वहाँ नहीं रह सकते, तो वो सारी चीज़ें अपने अंदर समा लेना चाहती थी ताकि वो हमेशा के लिए उनके साथ रहे। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। अर्थात ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसी खूबसूरती के कारण ऋषि मुनियों ने इतनी खूबसूरत में मतलब बहुत ही पीस माइंड से वेदों की रचना यहाँ पर करी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाए। यानी कि अब उन्होंने वहाँ की सुंदरता को कितने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं लेखिका कि मतलब अगर कोई अपराधी इतने सुंदर वातावरण में रह जाए कुछ दिन के लिए तो उसके अंदर की जितनी आपराधिक भावनाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी और वो अध्यात्म में लग जाएगा। यानी कि वो एक तरीके से ऋषि मुनि बन जाएगा, अपने अंदर की सारी बुराइयों को वो त्याग देगा। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी। वे कहती हैं, प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास शांत करती है। तो ये तो प्रकृति का अपना तरीका है। सर्दियों में ये बर्फ के रूप में पहाड़ों में इकट्ठा होती है और फिर उसके बाद बाकी सारे टाइम उसमें से पानी बहकर वो जितने भी क्षेत्र में लोग रहते हैं उस नदी के क्षेत्र में, उन सभी की प्यास इन नदियों के जरिए बुझती है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जितनी मैक्सिमम नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं। ग्लेशियर का पानी पिघलता है और उन नदियों में शामिल होता है। प्रकृति का ये जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है। तो ये पहाड़, ये सारी चीज़ें हमारे हमको जो है वो एक तरीके से जीवन प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? जीवन प्रदान करती हैं, क्योंकि ये हिम शिखर ही पिघलकर हमें जल प्रदान करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी।
अब क्या हुआ, अब हिमालय के रेंजेस पे हैं तो वहाँ पर लोग कम हो जाते हैं, तो फौजी गतिविधियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि जहाँ पर रिहायशी कम होते हैं तो हमारे देश के, दूसरे देश के जो पड़ोसी हैं वो उस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो ये फौजी गतिविधियाँ ऊंचाई क्षेत्रों पर रहती हैं। अब आगे बढ़े तो लेखिका को वहाँ पर छावनियाँ दिखी। चूंकि ये बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी, जैसे मैंने बताया बॉर्डर एरिया था तो चीन की सीमा आगे थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। बैसाख के महीने में भी बहुत ठंड थी। बैसाख का महीना भी तो ठंडा नहीं होता, उस महीने में भी वहाँ ऊपर बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे, वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। अब लेखिका ये सोचकर चिंतित हो जाती हैं कि हम लोग तो अभी बैसाख के महीने में घूमने के लिए आए, यानी कि अक्टूबर में। अब सोचिए आगे जब महीने बढ़ते हैं तो और ज़्यादा ठंड बढ़ती है, और उस इतनी भयंकर ठंड में भी ये फौजी जो हैं वो हमारे देश की रक्षा के लिए लगे रहते हैं। तो ये देखकर वो बहुत उदास हो जाती हैं कि हम इन जगहों पर सिर्फ घूमने के लिए आते हैं और ये इन सैनिकों का कार्यक्षेत्र है जो बहुत ही दुर्गम है। इतनी भयंकर ठंड जहाँ पर हाड़ मांस एकदम जम जाए, उस जगह पे इन्हें रहना पड़ता है सिर्फ हमारे देश की, यानी हमारी रक्षा के लिए। कटाव से यूथांग की ओर जाते हुए पृथ्वा और रूडेंट, अब ये लोग है ना, कटाव देख लिया, अब कटाव से यूथांग जा रहे थे। देखिए ये लोग निकले गैंगटॉक से रात में निकले लायुंग से 2 किलोमीटर कटाव था, कटाव देखा। अब कटाव से ये लोग कहाँ जा रहे हैं, यूथांग जा रहे हैं। तो यूथांग रास्ते में प्रियुता और रूडेंट ने फूलों की घाटियों को देखा, वहाँ पर बहुत सारे फूलों की घाटियाँ हैं, उनको देखा, बहुत सुंदर था। यूथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। यूथांग में फूल तो थे लेकिन कटाव में बर्फ थी, उसकी सुंदरता अलग थी, यूथांग की सुंदरता अलग थी। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बता दूं। आपको लगेगा अरे ठीक कितने गंदे लोग होते हैं। आप जितने दुर्गम इलाकों में जाओगे, ठीक है, बहुत दुर्गम इलाके हैं वो, जहाँ पर जो है खेती बाड़ी नहीं हो पाती है क्योंकि ठंड इतनी होती है कि वो एरिया ड्राई एरिया, वहाँ बारिश नहीं हो पाती है, बर्फ़ पड़ती है। तो अब इन सारे क्षेत्रों पे क्या होता है, खाने पीने की बड़ी कमी होती है, और दूसरा इन क्षेत्रों में रहने के लिए शरीर को गर्माहट चाहिए। तो वहाँ पर जो भी जीव जंतु अवेलेबल होता है उनके मांस खाए जाते हैं। तो बंदर वहाँ बहुत हुआ करते थे, इसलिए लोगों ने वहाँ बंदर खाना शुरू कर दिया। तो देखिए हम जिस जगहों पर रहते हैं, हमें जो चीज़ें अवेलेबल हैं खाने को, वही चीज़ें हमें खाने की आदत डालनी पड़ती है। अब जैसे अब आप कहते हैं आर्टिक की तरफ चले जाओ, अंटार्कटिका चले जाओ, तो वहाँ पे इतना बर्फ़ है कि आप कुछ भी, आप सेकेंड्स में चीज़ें जमती हैं, ठीक है। आप अगर एक मछली भी पकड़ोगे और पानी से उस मछली को बाहर निकालोगे तो वो जम जाएगी। तो उस एरिया में को हर चीज़ जो है वो नेचुरल रूप से फ्रोज़न होती है। आपको कोई भी चीज़ फ्रेश अगर बोलोगे तो फ्रेश नहीं मिलेगी, हर चीज़ वहाँ पे नेचुरल रूप से फ्रोज़न होगी। तो जो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हो वो तो इसलिए जितेन ने बताया कि भाई वहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल, लोगों ने वही खाना शुरू कर दिया। तो बंदर था तो बंदर के मांस ही खाना है जनरल का। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। फिर उन्होंने एक फ़ायदा और बताया कि इससे कैंसर नहीं होता। यूथोंग वापस आकर उन लोगों को वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। अब अभी इतने सुंदर वो लोग प्राकृतिक दृश्य रास्ते में देखते आए, बर्फ देखी, पहाड़ देखे, नदियाँ देखी, इतने सुंदर सुंदर परिदृश्य देखे, फूलों की घाटियाँ देखी कि जब ये लोग यूथोंग पहुँचे तो उन्हें लगा कि अरे हम लोग इतने सुंदर जगहों से निकलकर कहाँ यहाँ यूथोंग में आ गए। वहाँ का परिदृश्य इतना सुंदर नहीं था जितना वो अभी तक रास्ते में देखते आए थे। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, समझ में आया। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, वो बाद में बना। तो वही चीज़ बता रहे हैं, सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। इससे वहाँ के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि भाई भारत का हिस्सा बनने से उन्हें वाकई बहुत मान सम्मान, सुविधाएं, सब कुछ प्राप्त हुआ है। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं, यानी कि चांदनी रात कौन हो गई, जब पूरे चांद की जो है ना पूरी रोशनी होती है, उस रातों में ज़्यादा भौंकते हैं।
यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है, यानी कि पहाड़ी कुत्ते भी जो हैं पूरे चांद के होने पर ही एक्टिव होते हैं, ये उन्होंने सोचा। गुरु नानक के पदचिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटककर बाहर गिरे थे। तो नार्गे ने यानी कि जितेन ने एक जगह ऐसे दिखाया, एक पत्थर पर जो है गुरु नानक के पदचिन्हों का निशान था और उन्होंने बताया कि उनकी चावल की थाली से कुछ चावल के दाने यहाँ पर गिरे थे, तब से यहाँ पर चावल की खेती भी होने लगी, ऐसा उनका कहना था। खेदुम नामक का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है, मतलब बहुत पवित्र एरिया है ये, माना कि यहाँ पर देवी देवता खुद विचरण करते हैं। नार्गे ने पहाड़ियों के पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर इन पर्वतीय क्षेत्रों में नदी हो, पहाड़ हो, हरियाली हो, पेड़ हो, यहाँ पर सभी की पूजा की जाती है, क्योंकि प्रकृति यहाँ पर क्या है, देवी देवताओं के रूप में पूजी जाती है। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनाने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी बताया गया। सिक्किम को जब भारत का हिस्सा बनाया गया तो वहां पर इतना पर्यटन नहीं था, लोग आते जाते नहीं थे, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह थी। तो उस समय आर्मी के वहां पर जो कर्नल दत्ता, शेखर दत्ता जो पोस्टेड थे, उन्होंने इस क्षेत्र को एक पर्यटन स्थल बनाने के बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि देखिए, इससे सिक्किम की आमदनी बढ़ेगी, लोग भारत का हिस्सा बने इस सिक्किम की सुंदरता के बारे में जान पाएंगे और एक तरीके से सिक्किम का डेवलपमेंट भी होगा। तो इसीलिए उन्होंने गैंगटॉक को एक पर्यटक स्थल बनाने और नए नए रास्ते बनाए। भाई अगर इस व्यक्ति सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंच जाएगा, वहां उसको पर्यटन स्थल बनाया, तो उसके आगे के जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे डेवलप कर ही जाएंगे। तो ये सिक्किम को एक पर्यटन स्थल बनाने का जो सबसे ज़्यादा श्रेय है वो किसको दिया जाता है? शेखर दत्ता को दिया जाता है। तो इस तरीके से लेखिका की जो यात्रा गैंगटॉक से शुरू हुई यूथोंग, क्योंकि ये यात्रा तो और आगे भी गई, लेकिन इतना ही हिस्सा हमारे पार्ट में दिया गया है। जो मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन हैं जिन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो बी रेडी, क्योंकि हम नेक्स्ट जो अपना वीडियो लेकर आएंगे वो इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यानी कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस रहेंगे। उन क्वेश्चंस को लेकर आऊं मैं, उससे पहले मैं आपसे कहूंगी कि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सारे सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, लाइव क्लासेस देगा, साथ ही साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल रहा है, हैंड रिटन नोट मिल रहे हैं। इवन हम जितना पढ़ा रहे हैं उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। तो सिर्फ हम आपको डीपीपीस देकर यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स देके हम फ्री नहीं हो जा रहे, हम उनके सोल्यूशन वीडियोस भी आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप उनमें जितने भी आंसर्स लिख रहे हो उनको अच्छी तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर सको, आंसर्स को लिखने के तरीके सीख सको, सब कुछ बहुत अच्छे से आप कर पाओ। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो फटाफट आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर पूरी तरीके से मिलेंगी। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है? तो फटाफट आपके मन में अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट करिए या फिर आप कॉल करके पता करिए। चलिए तो फटाफट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप तब तक ये वाला वीडियो देखकर पूरे अच्छी तरीके से चैप्टर को तैयार कीजिए और मैं तैयारी करती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो की, यानी कि क्वेश्चंस के आंसर निकाल के आपके लिए बिल्कुल तैयार होती हूँ नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन के लिए। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।